हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एन एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड, जिसको लिखा है थॉमस ग्रे ने। इसमें जो थॉमस ग्रे हैं, इन्होंने इस पोएम को एक चर्च का कब्रिस्तान था वहाँ पर उसके बारे में लिखा है। थॉमस ग्रे स्टार्टेड राइटिंग एलिजी रिटेन इन कंट्री चर्चयार्ड इन 1742 और इन्होंने इसको कंप्लीट किया था 1750 में और यह पब्लिश हुई थी 1751 में। ओरिजिनली इसका टाइटल है स्टेंजास रोट इन कंट्री चर्चयार्ड। इस पोएम में 32 स्टेंजा हैं जो चार चार लाइन के में डिवाइड किए गए हैं। ईच स्टेंजा ऑफ द पोएम, इसकी जो राइमिंग स्कीम है वो ए बी है। थॉमस ग्रे ने इसमें आइम्बिक पेंटामीटर यूज किया है। चलिए पोएम को स्टार्ट करते हैं। पोएट एक चर्च में जाता है। ये जो चर्च बना हुआ है इसमें जाता है। शाम का टाइम है और वो वहाँ पर जो कब्र हैं उनको देखता है जो सिंपल सी दिख रही हैं। उन कब्रों को देखकर उसे ऐसा लगता है कि इनमें किसी बड़े को दफनाया गया, आज तक नहीं दफनाया गया। मतलब इसमें दफनाए जाने वाले सब के सब गरीब किसान हैं। इनको देखकर वो कहता है कि एक दिन सबको ऐसे ही मरना है, यानी कि जो खुद स्पीकर है उसको भी ऐसे ही मरना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, यानी कि 10 स्टैंड करके हम इसको डिस्कस करेंगे। द कर्फ्यू टोल्स द न्यू ऑफ पार्टिंग डे। चर्च की शाम की घंटी बज चुकी हैं, जिससे पता चलता है कि दिन ख़त्म हो गया है। द कर्फ्यू टोल्स मतलब चर्च की शाम की घंटी बज चुकी है, जो दिन के ख़त्म होने को बताती है। द लोइंग हर्ड विंड्स स्लोली ओवर द ली। जो कैटल्स मतलब जो जानवर थे वो घास का मैदान चरकर धीरे धीरे घर जा रहे हैं। द प्लोमैन होमवर्ड प्लोट्स हिज weary वे एंड leaves द वर्ड्स टू डार्कनेस एंड टू मी। किसान जो पूरी तरह थक चुका है वो भी अपने घर को जा रहा है और इस जाते जाते लीव्स छोड़ जा रहा है इस संसार में। डार्कनेस मतलब इस संसार में धीरे धीरे डार्कनेस छूटती जा रही है। सब शाम का टाइम है और सब धीरे धीरे अपने घर को जा रहे हैं। नेक्स्ट स्टेंजा में वो बोल रहा है, नाउ फेड्स द ग्लिमरिंग लैंडस्केप ऑन द साइट। वो लैंडस्केप जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था वो फेड हो रहा है। एंड ऑल द एयर्स ए सोलोमन स्टिलनेस होल्ड। और हवा में चारों तरफ शांति छाई हुई है। सेव वेयर द बीटल व्हील्स हिज ड्रोनिंग फ्लाइट एंड ड्राउसी थिंकलिंग लुल द डिस्टेंट फोल्ड्स। एक बीटल यानी कि एक बीटल होता है एक इंसेक्ट। एक बीटल को छोड़कर जो उड़ रहा है उसकी आवाज़ आ रही है और थके हुए जानवर की घंटी की आवाज़ आ रही है जो अब अपने घर जा रहे हैं। द डाउजलिंग थिंकलिंग मतलब जो थके हुए जानवर हैं उनकी आवाज़ आ रही है जो अपने घर को जा रहे हैं। सेव दैट फ्रॉम योंडर आईवी मेटल टावर। इसके अलावा एक और चीज़ है वहाँ इशारा करते हुए आईवी मेटल का चर्च टावर। द मोपिंग ओवल डज टू द मून कंप्लेन। एक उदास उल्लू चिल्ला रहा है और मून से कंप्लेन कर रहा है। ऑफ सच एज वॉन्डिंग नियर द सीक्रेट बवर मोलेस्ट हर एंशियन सॉलिटरी रिंग। उल्लू जो सीक्रेट जगह वहाँ कोई अनजान आदमी घूम रहा है, यानी कि स्पीकर खुद घूम रहा है वहाँ और उसके अकेलेपन को भंग कर रहा है। यानी कि वो उल्लू अब तक अकेले बैठा रहता था, लेकिन अब स्पीकर के आने से उसकी शांति भंग हो रही है। स्टेंजा नंबर 4 में वो बोल रहा है, beneath those rugged elms that you trees said। हवा मतलब beneath those rugged elms, इस खुरदरे एल्म ट्री के नीचे
और हमेशा हरे रहने वाले ट्री के नीचे वेयर हीप्स द टफ इन मैनी ए मोल्डन हीप, कब्रें बनी हुई हैं जहाँ घास उगाई है। ईच इन ही नैरो सेल फॉर एवर लेड द रूट फोर फादर्स ऑफ द हेमलेट स्लीप। मतलब जो कब्रें बनी हुई हैं वहाँ पर घास उग गई है, हर कोई इस छोटी सी सेल में हमेशा के लिए लेटा हुआ है। सीधे सादे पूर्वज गांव के लोग, हेमलेट मतलब हेमलेट की तरह सीधे सादे फोर फादर पूर्वज, जो गांव के पूर्वज हैं वो भी इस छोटी सी कब्र में लेटे हुए हैं। नेक्स्ट स्टैंडा में वो बोल रहा है द ब्रीजी सेल ऑफ इंसेंस, इंसेंस ब्रीथिंग mourned the shallow tweeting from the straw built shade। हवा चल रही है और सुबह के समय पर जो बहुत ही खुशबूदार है। द स्लो ट्विटिंग, बर्ड चहचहाते हैं। फ्रॉम द स्ट्रॉ बिल्ट शेड, अपने घास के बने घोंसले से। द कॉक शिल क्लार्किंग ऑन द इचुइंग हॉर्न, जो मुर्गे चिल्ला रहे हैं अपनी तेज आवाज़ में जैसे कोई गूंजा हुआ हॉर्न हो। नो मोर शैल राउज देम फ्रॉम देयर लोली बेड, ऐसी कोई चीज़ उन्हें इस बेड से नहीं उठा सकती। यानी कि चाहे कितनी भी अच्छी हवा चले, कितने भी बर्ड चहचहाएं, मुर्गे कितने भी अपने गुजाने वाले हॉर्न से चिल्लाएं, लेकिन इन मुर्दों को ऐसा कोई भी साउंड नहीं है जो इनकी कब्र से इन्हें उठा सके। नेक्स्ट स्टैंडा में वो बोल रहा है फ्रॉम देम नो मोर द ब्लेजिंग हार्थ शेल बर्न, अब इन लोगों के लिए किसी घर में चूल्हा नहीं जलेगा। ब्लेजिंग हार्थ मतलब किसी भी घर में बर्न, मतलब अब ये लोग हमेशा के लिए मर चुके हैं, अब इनके लिए किसी भी घर में कोई चूल्हा नहीं जलेगा। और बिजी हाउस वाइफ प्लाई फॉर इवनिंग केयर, और कोई भी बिजी हाउस वाइफ शाम के समय इनकी केयर नहीं करेगी। और नो चिल्ड्रन रन टू लिस्प देयर शिड्स टू रिटर्न, कोई भी बच्चा इनके वापस घर लौटने पर इनके पास भागता नहीं आएगा। और क्लाइम हिज नीज द एनविड किस टू शेयर, या फिर वो बच्चे उनके घुटनों को पकड़कर ऊपर की ओर किस करने के लिए, यानी दूसरे बच्चे को हटाते हुए खुद उनको किस करने के लिए ऊपर चढ़ाएंगे। Oft did the harvest their sickle yield। सिकल होता है एक तरीके का घास काटने वाला, यानी हाशिया। अक्सर वो किसान अपनी फसल को झुककर सिकल से काटते थे। देयर फ्यूरो ऑफ्ट द स्टबन लीव हैज ब्रोक, वो अपने हल से इस कठोर जमीन को खोदते थे, यानी कि जो अब उन कब्रों में सोए हुए हैं उनको बोल रहा है। देयर जॉकन डिड दे ड्राइव देयर टीम एफ्लाइड, खुश रहते थे अपनी टीम के साथ वापस घर लौटते थे तब। हाँ ब्रोव द ब्रूट्स बिनी देयर स्टडी स्ट्रोक, कैसे अपनी कुल्हाड़ी से इस लगड़ा स्ट्रोक से गिराते थे। कितनी मतलब कड़ी मेहनत करते थे ये लोग, जो अब नहीं है। नेक्स्ट में बोल रहा है लेट नॉट एम्बिशन मूव देयर यूजफुल टॉयज, एम्बिशियस लोगों को गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। मतलब लेट नॉट एम्बिशियस लोगों को इन गरीब लोगों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। देयर होमली जॉयस एंड डेस्टिनी ऑब्सक्योर, इनके घरों का सुख और डेस्टिनी जिसमें हार्ड वर्ड लिखा हुआ है। नॉर गैंडियर हियर विद ए डिस्डेनफुल स्माइल, अमीर शोहरत वालों को इन्हें देखकर डिस्डेनफुल वाली स्माइल नहीं करनी चाहिए। द शॉर्ट एंड सिंपल एनाल्स ऑफ द पुअर, गरीब की ज़िंदगी के शॉर्ट और सिंपल किस्से होते हैं। एनाल्स मतलब किस्से होते हैं, इसीलिए अमीर लोगों को इन्हें देखकर मजाक नहीं बनाना चाहिए। द ब्रीस्ट ऑफ हेरल्डाई, द पंप ऑफ पावर एंड ऑल दैट ब्यूटी, ऑल दैट विल्थ एवर ग्रीव, अपनी अमीरी के डींगे हाँकने वाले, अपनी पावर की धूमधाम दिखाने वाले लोग, एंड ऑल दैट ब्यूटी, और सब तरह की ब्यूटी,
ऑल दैट वेल्थ एवर गिव, और ये सारी वेल्थ उन्हें जो उन्हें मिली है, अवेट्स लाइक विद इनवेटिबल आवर, मौत तो एक तय घंटे पर इंतज़ार कर रही है। द पाथ ऑफ ग्लोरी लीड्स बट टू ग्रेव, ये इम्पोर्टेंट लाइन है। ये पाथ ऑफ ग्लोरी ये सबको ग्रेव तक ले जाती है, चाहे कोई कितना भी अमीर हो, चाहे कोई कितना भी डींगे हाँटने वाला हो, और जितनी भी ब्यूटी हो, जितनी भी वेल्थ हो, सबको मौत एक तय घंटे पर सबका इंतज़ार कर रही है, और सबको ये पाथ ऑफ ग्लोरी ये सबको एक दिन ग्रेव तक ले जाएगी। वो अमीरों को वार्निंग देते हुए कह रहा है। ये लाइन भी इम्पोर्टेंट है। वेयर थ्रो द असाइल एंड ट्रीटेड वर्ल्ड, नॉर यू ये प्राउड इनपुट टू दीज द फॉल्ट, तुमको यानी अमीरों को इतना प्राउड होकर इस फॉल्ट के निर्दोष, मतलब इस फॉल्ट के लिए निर्दोषों को दोष नहीं देना चाहिए। इफ़ मेमोरी ओवर देयर टॉम नो ट्रॉफीज राइज, अगर इन गरीबों की याद में किसी ने इनकी याद में ट्रॉफीज़ नहीं लगाई, यानी कि इन कब्रों पर जो कुछ लिखा जाता है वो कोई ट्रॉफीज़ नहीं लगाई। वेयर ड्रो द लॉन्ग डाउन असाइल द फ्रीटेंड वॉल्ड, यहाँ चर्च के बगल में इनको दफना दिया गया और इन पर कोई नक्काशी नहीं की। द प्लीनिंग एंथलम स्वेल द नोट ऑफ प्रेज, और ना ही किसी ने इनकी याद में पीलिंग एंथम गाकर इनका सम्मान किया। मतलब वो बता रहा है कि ये गरीब हैं, इसीलिए किसी ने इनकी याद में पीलिंग कोई शोक गीत नहीं गाया इनके सम्मान में, ना ही इनकी जो वो है कब्र है उस पर कोई नक्काशी की गई है, ना ही इनको कोई ट्रॉफ़ी दी गई है। नेक्स्ट स्टैंजा में हम मतलब आगे की वीडियो में हम इसके नेक्स्ट स्टैंजा उसको डिस्कस करेंगे। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो।